नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का अपने खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है कृष्णा जनरल स्टडी एंड हिंदी। देखो, हिंदी सीरीज की नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं, अर्थात ये जो भाषा का विकास चल रहा है इसमें से आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उनका नाम है भाषा का संवैधानिक विकास, हिंदी भाषा का काल निर्धारण। यहाँ से तो बच्चों क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, आप लोग को याद रखना। यहाँ से 1 या 2 नंबर के आप लोगों को क्वेश्चन पक्का मिलते हैं लगभग सभी परीक्षाओं में। बार बार कहूँगा बच्चों कि वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कमेंट जो भी करना बच्चों करते रहिएगा ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तो कृपया करके ध्यान से देख लीजिएगा। हिंदी भाषा के विकास का पार्ट 2 आज लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ भाषा का संवैधानिक विकास और हिंदी भाषा का काल निर्धारण। साथ ही साथ आप लोगों का हिंदी भाषा की उत्पत्ति चल रही थी, वो मैं पिछली क्लास में पढ़ा कर आया आप लोगों को, जिसमें से आप लोग पीछे की क्लास जरूर देख लेना, तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी। और ये आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप लोग, लगभग सभी एग्जाम में आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। चलो देखते हैं। अब इसमें यहाँ एक शब्द लिखा है हिंदी शब्द की उत्पत्ति। पहले मैंने बताया था भाषा की जननी संस्कृति, ये मैं पीछे पढ़ा कर आया, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मैं बात करूँ तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, जो हिंदी शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये जो शब्द की उत्पत्ति तो आप लोग को पता है बच्चे, सिंधु शब्द से हुई है। किससे हुई है? सिंधु शब्द से। अब ये जो सिंधु क्यों बच्चों, आप लोग को पता कि भारत में एक नदी बहती है जो कहां से आती है बच्चों? चाइना से आती है, तिब्बत से आती है, ऐसे करके ये इसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। अब ये जो सिंधु नदी आप लोग को पता है बच्चों कि ये बहुत ही लंबी चौड़ी नदी है और इसी के नाम से साथ, यानी जितने भी ये इधर पश्चिम देश के या यूरोपीय लोग आते थे तो ये लोग इसको पार करते थे, उनको नाम थोड़ा लेने में दिक्कत होती थी। तो ये जो ईरान के लोग थे, ईरान में क्या था बच्चों कि ये लोग सै की जगह है का उच्चारण करते थे। किसका? है का उच्चारण करते थे या बोलते थे। सै के स्थान पर क्या बोलते थे? बोलते थे। बस यही पूरी कहानी है किसकी? हिंदी शब्द की। यानी यहां आप लोग देख लीजिए, ये सिंधु के साथ, ये सिंधु तो कह नहीं पाए, सिंधु से क्या कह देते थे? हिंदू। ये कहते थे सिंधु से हिंदू कहते थे। याद रखना, यही क्रम आप लोग को पढ़ना है बच्चों, पेपर के लायक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी शब्द से, हिंदू से हिंद बना और हिंद से बना हिंदी, हिंद से बना हिंदी। अब आप लोग याद रखना, ये जो हिंदी शब्द है बच्चों कौन सी भाषा का है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बच्चों फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का, क्योंकि आप लोग जानते हैं ईरान में ज्यादातर फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये फारसी भाषा का शब्द है, चाहे हिंदी हो, हिंदू हो या हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द किसके हैं बच्चों? फारसी भाषा के, यानी हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये नहीं की देन है बच्चों। तो याद रखना, यहां से भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई आप लोग को पता चल गया होगा। इससे ज्यादा इसमें आप लोगों को पीएचडी करने की जरूरत नहीं, जितना लिखा है इतने से काम चल जाएगा। बस आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, जिसका नाम है भाषा का संवैधानिक विकास। आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, थोड़ा सा इसे ध्यान से देख लीजिएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से देख लीजिए। भाषा का संवैधानिक विकास। अब संवैधानिक विकास की बात करें तो इसका मतलब यहां संविधान से संबंधित चीजें होंगी, भारतीय संविधान से संबंधित होंगी कि संविधान में भाषा को लेकर क्या प्रावधान किए गए, क्या या कहां प्रावधान किए गए। बस यहीं से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहली बात तो आप लोग जानते हैं, हमारा जो संविधान है इसमें कुछ भाग हैं, कुछ क्या सबको पता है कितने भाग है? चलो कमेंट कर देना। अरे क्या कमेंट करोगे, यही देख लीजिए, 22 भाग है भाई, 22 है ना। इसके बाद अनुच्छेद भी आप लोग को पता है कितने, इसमें से अनुच्छेद कितने आप लोग को पता है? पूरे के पूरे संविधान में 395 अनुच्छेद। भाई साहब थार पे तो सारी चीजें है, 395 अनुच्छेद। एक ये बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद आप लोग को पता है बच्चों, इसमें अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। अनुसूचियां, अगर मैं बात करूं वर्तमान में, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं बच्चों।
इसके अलावा आप लोग देख लीजिए, और हाँ मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, इसके बाद जो जोड़े गए वो आप लोग को पता क ख ग करके या ABCD करके जोड़े जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ संशोधनों की। कुछ संशोधन भी किए गए भाषा को लेकर, तो आज मैं इन्हीं के ऊपर बात करूंगा और यहीं से क्वेश्चन आप लोग को फंसेगा पक्का। कैसे फंसेगा आप लोग देखते चलिएगा बस। अब हम बात करें भाग, कौन सा भाग है जहां भाषा को लेकर प्रावधान किया गया है, बस इतना पढ़ाओगे भाग 17, लेकिन नहीं बच्चों 17 के अलावा भी कहीं और जगह है इसकी। चलो देख लीजिए कहाँ है बच्चों। एक तो भाग 17, ये तो आप लोग सब जानते हैं, भाग 17 में किसका जिक्र किया गया है, भाषा का। साथ ही साथ आप लोग जान लीजिएगा बच्चों, भाग 5 में भी भाषा के बारे में प्रावधान किया गया है, और भाग 6 में भी, भाग 5 और भाग 6 इन दोनों में भी भाषा को लेकर कुछ प्रावधान किए गए। वो क्या क्या प्रावधान किए हैं थोड़ा सा ये देखते हुए चलना आप लोग को। देखो कैसा बच्चों, भाग जो 17 इसमें पूरे भाषा के बारे में बताया गया, वही भाग 5 में अगर मैं बात करूं, भाग 5 के अनुच्छेद, ये भाग 17 में तो आप लोग को पता 343 से लेकर 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान किया गया, लेकिन भाग 5 में भी अनुच्छेद कितना 120, अनुच्छेद 120 क्या कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसमें यहां लिखा है असल कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसका जिक्र कहां किया गया, अनुच्छेद 120 में। यही भाग 6 की बात करें तो कौन सा वो अनुच्छेद है बच्चों, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इधर से उधर संख्या पलट दीजिए, अर्थात 210 बना दीजिए। कितना 210, अनुच्छेद 210 में क्या बताएगा, यहां संसद की बात हो तो यहां किसकी बात होगी, विधानमंडल की। अब विधानमंडल क्या होते हैं आप लोग को बताएंगे, आप लोग जब पॉलिटिक्स की क्लास भी देखते चलना, लगातार आप लोग के लिए क्लास लेकर आएंगे। तो विधानमंडल में या विधानसभाओं में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसके बारे में बताएगा अनुच्छेद 210 में। यहां तक क्लियर हो गया, तो भाग कंप्लीट हो चुके। अब बात करेंगे अनुच्छेदों की। अब अनुच्छेद के बारे में आप लोग को पता है बच्चों, कहां से कहां तक, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक किसके बारे में बताया गया बच्चों, भाषा के बारे में बताया गया। तो बस ये अनुच्छेद याद रखना, इनके बारे में आगे इनके बारे में और बताऊंगा क्या कुछ है, इन्हें कैसे कैसे भाग 17 को पढ़ाऊंगा डिटेल से क्या कुछ है। अनुसूची 12 है, लेकिन कौन सी अनुसूची है जिसके बारे में भाषा के बारे में बताएगा, तो भाषा संबंधी अनुसूची कौन सी है ये आप लोग देख लीजिए। भाषा संबंधित अनुसूची का नाम है बच्चों 8वीं अनुसूची। कौन सी, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में आप लोग को पता है, देखो शुरुआत की मैं बात करूं, अब अगर हम वर्तमान की बात करूं या प्रारंभ में देखा जाए, तो प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में इसमें 14 राजभाषाएं थी। कितनी, 14 राजभाषाएं थी। अब यानी वर्तमान में अगर हम देखें वर्तमान में, तो वर्तमान में इनकी संख्या 22 हो चुकी। इसका मतलब यहां क्या हुआ होगा, 8 नई भाषाएं जोड़ी होंगी, 8 नई भाषाएं जोड़ी गई। अब ये 8 नई भाषाएं कौन सी और कैसे जुड़ेंगी, संविधान संशोधन के माध्यम से। पहले मैं इनका नाम लिख देता हूं, फिर आप लोग ध्यान रखना वो कौन कौन सी इधर कब कब उन्हें जोड़ी गई। जैसे सिंधी, इसके अलावा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और इसके अलावा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 8 भाषाएं जोड़ी गई बाद में, और कब कब जोड़ी गई वो बताएगा संशोधन, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए वो कब कब हुए भाषाओं को लेकर। तो याद रखना जो पहला संशोधन हुआ यानी 21वां इसको हम कहेंगे, 21वां संविधान संशोधन, ये हुआ बच्चों 1967। इसी 1967 में भाषा जोड़ी गई कौन सी बच्चों, सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई,
सिंधी, ये याद रखना। और सिंधी कौन सी भाषा बनी भारत की? 15वीं राजभाषा। कौन सी भाषा? 15वीं राजभाषा। क्लियर यहां तक का? चलो अब इसके बाद जो दूसरा संशोधन हुआ वो हुआ 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब का है बच्चों? 1992 का। क्लियर हो गया यहां तक का? इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो आप लोग याद रखना, चाहे तो ट्रिक से या ऐसे यहां लिखा हुआ, इसे आप लोग नमक लिख लीजिए, नमक नमक, बस। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। ये याद रखना, मणिपुरी कोंकणी। अब कौन सा बचा? लास्ट, यानी जो तीसरा संविधान संशोधन नेक्स्ट हुआ, जो इसे हम तीसरे नंबर पर, ऐसा नहीं बच्चों, वैसे तो अलग अलग है, नंबर नहीं डालना इसका। यह है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ। कब हुआ? 2003 में। और यहाँ 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाएं कौन सी है जो नीचे लिखी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसलिए कहा मैंने मेरे साथ लिखा करो, ज्यादा बढ़िया होगा। इसे लिखने का यही तरीका था कि पहले 15वीं जोड़ी गई, फिर इसके बाद 16, 17, 18वीं जोड़ी गई, 19, 20, 21 और 22वीं हो गई। 22 राजभाषा है पूरी। तो जैसे मैं लिखता चलूँ, कृपया करके ऐसे लिखते चले, आप लोगों का बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। और यहाँ आप लोगों का संवैधानिक विकास का क्रम पूरा हो जाता है। परंतु अगर आप लोगों को थोड़ा और इसमें अच्छा जानना है तो आप लोगों को भाग 17 के भी मैं पार्ट पढ़ाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। भाग 17, इस भाग 17 को 4 भागों में अगर मैं देखूं मोटे मोटे से, यहां आप लोग को पता चल जाएगा। ये 4 भाग कौन से, थोड़ा सा इनके ऊपर आप लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं में से कभी कभी पीसीएस लेवल के क्वेश्चन में आप पूछा जाता है। यूपीएससी या पीसीएस जितने भी रहते हैं बड़े एग्जाम, वहां से पूछा जाता है। सीटेट, यूटेट में भी आ जाता है, ग्रुप सी में तो अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसका जो पहला पार्ट है उसे कहा गया संघ की भाषा। क्या कहा गया बच्चों? संघ की भाषा। संघ की भाषा को लेकर जो अनुच्छेद आते हैं वो 343 और 344। अनुच्छेद 343 और 344 ये किसे लेकर है बच्चों? संघ की भाषा। हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, इतना ज्यादा और नहीं पढ़ना, इतना बहुत है। दूसरा इसमें जो नंबर आता है वो आता है प्रादेशिक भाषा का। किसका? प्रादेशिक भाषा। एक पार्ट इसका दिया गया प्रादेशिक, यानी प्रदेशों की भाषा, क्षेत्रों की भाषा। उसे कौन से अनुच्छेद में रखा गया? 345, 46 और 47 में। 300 अनुच्छेद 345, 346 और 347। इसमें किसे रखा गया बच्चों? प्रादेशिक भाषा को रखा गया। अगर हम बात करें इसके तीसरे पोर्शन की, तो वहां आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। तो यहां लिख देता हूं मैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की भाषा। बच्चों ये वाला पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। सर्वोच्च न्यायालय में कौन सी भाषा का प्रयोग या कौन सा अनुच्छेद आता है भाषा को लेकर? तो 348 और 349। अनुच्छेद 348 और अनुच्छेद 349। देखो मेरे हिसाब से तो यहां तक ही पूछा जाता है एग्जाम में ज्यादातर। एक पॉइंट और बन जाता है इसका, आप लोग इसे ध्यान रखें, अन्याय निवारण के लिए प्रयोग की गई भाषा। अन्याय निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। तो बच्चों यहां अनुच्छेद कौन सा आता है? इस अनुच्छेद को भी ध्यान से देख लीजिएगा। इस अनुच्छेद को 350 में रखा गया। किसमें? अनुच्छेद 350 में। बस केस क्लियर। और लास्ट आप लोग को पता 351 है, उसमें ज्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं जाता। यानी 351 का मतलब हिंदी का विकास। अनुच्छेद नोट करके लिख लेंगे, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास। केस खत्म आप लोग का। किसे लेकर बच्चों? भाषा के विकास को लेकर। किसका? संवैधानिक भाषा का विकास या जो भी। अब मैं बात करूंगा हिंदी भाषा के काल निर्धारण की, और ये चैप्टर आप लोग का खत्म। चलो
देखते हैं बच्चों, इसे ध्यान से देख लीजिए। और मैं बार बार कहता हूँ जितने भी एग्जाम होते हैं बच्चों उन सब में आता है, चाहे वो यूकेपीएससी जे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, जीडी के, या जितने भी आप लोग देखते हैं वनडे लेवल के एग्जाम हो या पीसीएस आर ओ, उन सब में हिंदी यहाँ से बाहर नहीं आने वाली। चलो देखते रहिए वीडियो को लगातार। तो बच्चों अब शुरू करते हैं क्या, हिंदी भाषा का काल निर्धारण। अब देखो हम हिंदी भाषा को बच्चों 3 कालों में बांट चुके हैं। जैसे इतिहास को बांटा गया, ऐसे हिंदी को भी हम अलग अलग 3 काल खंडों में पढ़ेंगे। और यहाँ महत्वपूर्ण क्या था, उस समय के प्रमुख कवि कौन रहे, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है कभी कभी एग्जाम में, वैसे साहित्य में चला जाता है क्वेश्चन यहाँ से। चलो फिर तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं इसके, प्राचीन काल की हिंदी। कौन सा भाग है बच्चों, प्राचीन काल की हिंदी। इसका जो दूसरा भाग बनता है बच्चों, मध्य काल की हिंदी। कौन सी काल की, मध्य काल की हिंदी। आगे समझ में आता तक। इसका जो तीसरा काल है, आप लोग समझदार, आधुनिक काल की हिंदी। आधुनिक काल की हिंदी। ये यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे थोड़ा सा ध्यान से देखते चले। तो बच्चों आप लोग को एक जानकारी और दे देता हूं। देखो मैं क्या करूंगा, अब आने वाले समय में उत्तराखंड पीसीएस जो अपर पीसीएस मेंस का पेपर हुए थे उनके पेपर का एनालिसिस करूंगा, और जल्दी सबसे पहले भाषा के विकास का पेपर का एनालिसिस लेकर आऊंगा। और आप लोग को रणनीति भी बनाई जाएंगी, जो बच्चे आने वाले एग्जाम में पेपर देंगे यूकेपीएससी अपर वाला है ना, तो उसके लिए मैं सारे पेपर का एनालिसिस कराऊंगा, जिसमें से सबसे पहले भाषा के विकास वाला या हिंदी भाषा वाला जो पेपर होता है प्रश्न पत्र 300 नंबर का, और जो पेपर होते हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली, मैं उनके बारे में भी जल्दी ही आप लोग को लेकर आऊंगा वीडियो। चलो खैर, तो प्राचीन काल की हिंदी की बात करें तो इसका समय कब से कब तक रहा, मेन चीज है बच्चों समय की। तो याद रखना ये 1100 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक के काल को प्राचीन काल की हिंदी कहा गया। मध्यकाल की हिंदी यहीं से शुरू कर दीजिए बच्चों, 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच। क्लियर है यहां तक का। चलो इसके बाद उधर आता है बच्चों 1850 के बाद वाला समय, यानी 1850 से अब तक। 1850 से अब तक हम पहले इनके बारे में बात करेंगे कि इस समय की क्या विशेषता थी। सबसे पहली जरूरी बात क्या है कि प्राचीन काल की हिंदी के प्रमुख कवि कौन थे, क्वेश्चन पूछे जाते रहे यहां से पेपर में, तो याद रखना मेन क्वेश्चन आता है यहां से प्रमुख कवि की। वैसे तो बहुत सारे कवि रहे हैं बच्चों, लेकिन मैं आप बात करूंगा प्रमुख कवियों की, जिनमें से एक नाम सबसे पहला लिया जाता है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो, इतिहास पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, इसे भारत का तोता भी कहा जाता है, तोतीय हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ये प्रथम मुस्लिम कवि हैं बच्चों, प्रथम मुस्लिम कवि रहे, जिन्होंने अपनी रचनाओं में सबसे पहले हिंदी भाषा या खड़ी बोली का प्रयोग किया। खड़ी बोली का प्रयोग किया। अब आप कहेंगे कि जी खड़ी बोली का तो विकास वहां होगा, तो बच्चों देखो शुरुआत में जो बोली थी वो खड़ी बोली के रूप में देखी जाती थी, तो ये थोड़ा सा देखते हुए चलना। दूसरे कवि एक और यहां से आए बच्चों, जिनका नाम है चंद बरदाई। चंद बरदाई के तो नाम आप लोग सबने सुना होगा, इसने पृथ्वीराज रासो लिखी और पृथ्वीराज चौहान के राजकवि भी थे। अब चंद बरदाई आप लोग जानते हैं बच्चों, इन्होंने क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इन्हीं की रचनाएं आप लोग को पता है बच्चों, किसके उसमें लिखी थी, किसके दरबार में थे ये दरबार में थे, आप लोग लिख लेना बच्चों, पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान। जो बच्चा इतिहास पढ़ता है देख लेना, अब मुझे कमेंट करके बताना ये कौन से नंबर का पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज प्रथम द्वितीय तृतीय कौन सा था, कमेंट जरूर करना है ना। चलो अब बात करेंगे बच्चों मध्यकाल की हिंदी की। मध्यकाल की हिंदी, यहाँ के जो प्रमुख कवि रहे, यहाँ के प्रमुख कवियों में नाम आता है बच्चों सबसे पहला मलिक मोहम्मद जायसी का। किसका, मलिक मोहम्मद जायसी। अब मलिक मोहम्मद जायसी की कुछ रचनाएं हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं।
जिनमें से आप लोगों ने सुना होगा, एक तो थी पद्मावत। पद्मावत जिसके ऊपर आप लोग को पता मूवी भी बनी है, पद्मावती थी जो पद्मावत कराया गया है ना। चलो पद्मावत, इसके बाद दूसरी जो रचना थी वो थी अखरावत। तीसरी जो रचना थी वो थी आखिरी कलाम। आखिरी कलाम, क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, याद रखना। दूसरे प्रमुख कवियों के रूप में देखा जाता है कबीरदास जी को। किसको? कबीरदास जी को। अब कबीरदास जी को आपको याद रखना बच्चों, वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाणी का डिक्टेटर। अर्थात वो बोलते थे, लिखना नहीं जानते तो लिखते उनके जो समर्थक थे वो। तो कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। और कहा किसने बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको क्या कहा बच्चों? वाणी का डिक्टेटर। एक नाम और बड़ा अच्छा खूबसूरत नाम लिया था सूरदास जी का। कौन थे बच्चों? सूरदास जी। देखो इसमें वैसे तो बहुत कवि हुए, दुनिया भर के कवि हुए, लेकिन मैं कुछ प्रमुख कवियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ एक और चीज लिखना भूल गया मैं, ये याद रखना बच्चों, जो कबीरदास जी थे इनके बारे में कुछ रचनाएं भी थी। इनमें कुछ रचनाएं थी इनकी, जैसे बीजक, सबद और रमेणी। ये बच्चों बहुत आता है एग्जाम में, थोड़ा इसे ध्यान से पढ़ लेना, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद सूरदास जी के बारे में बात करेंगे। तो सूरदास जी को कहा जाता है बच्चों अष्ट छाप का जहाज। क्या कहा जाता है? अष्ट छाप का जहाज। यहां से बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि सूरदास जी को अष्ट छाप का जहाज कहा जाता है। किन्होंने कहा था? गोसाई विठुलनाथ द्वारा। किसके द्वारा? गोसाई विठुलनाथ द्वारा। किसके द्वारा? गोसाई विठुलनाथ के द्वारा। इनको क्या कहा जाता है बच्चों? अष्ट छाप का जहाज कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से। इसके बाद एक नाम और बड़े अच्छे अक्षरों में लिया जाता है, जिनका नाम है बच्चों तुलसीदास। तुलसीदास जी ने भी एक रचना करी है बच्चों, जिसका नाम है रामचरितमानस। क्या लिखी है बच्चों? रामचरितमानस। रामायण के ऊपर जो लिखी गई, रामचरितमानस। अब देखो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई बच्चों? क्वेश्चन आता है यहां से, तो लिख लेना इसकी भाषा कौन सी बच्चों? अवधी, देशवाणी अवधी। कहीं को आता है अवधि, कहीं को आता है बेसवाड़ी अवधि। तो याद रखना पूरा नाम बेसवाड़ी अवधि है, ये पूछा जाता है। रही बात आधुनिक काल की, तो बच्चों देखो इसका विकास थोड़ा अलग अलग 2-3 काल में हो। जैसे भारतेंदु युग से पहला काल भी था एक, भारतेंदु युग से पूर्व का काल। ये पूर्व का काल कब से कब तक रहा, थोड़ा सा देख लीजिएगा बच्चों। ये 1800 से पहले वाला, 1850 से पहले वाला, 1850 से पूर्व के काल को कहा गया भारतेंदु युग। से पूर्व का पूर्व भारतेंदु युग है ना। दूसरा आता है भारतेंदु युग, आता है फिर भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग कब से कब तक रहा बच्चों? देखो एग्जाम में ये भी आता है, तो वैसे साहित्य का प्रश्न ही यहां से, लेकिन करते चलेंगे भी से ज्यादा बढ़िया। 1850 से लेकर पूरा 1900 ईस्वी तक के काल को, यानी 50 वर्षों के काल को भारतेंदु युग कहा गया। यहीं से खड़ी बोली का विकास शुरू हो चुका था। किसका बच्चों? खड़ी बोली का विकास, खड़ी बोली का विकास। और ये याद रखना क्वेश्चन में आता है बच्चों। इसके बाद इसका एक और काल आता है जिसे हम द्विवेदी युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विवेदी युग। कौन सा युग? द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग कब का रहा है? बस आप लोग क्वेश्चन लिखना है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। 1900 से 1918 तक, 1900 से 1918 ईस्वी तक। एक लास्ट लिख लेना छायावादी युग, बस छायावादी युग। इसका काल लिख लेना बच्चों। इसका काल है 1918 से लेकर 1936 तक, 1918 से 36 तक बस। और ये आप लोग का क्लास 2 यानी पार्ट 2 हिंदी भाषा का विकास उद्भव, ये इसका जो पार्ट 2 है यहाँ समाप्त हो जाता है। और अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अभी भी बताता हूँ, ये ही पढ़ना, इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं। और गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो बस
फिर से लास्ट में ही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।